नमस्कार दोस्तों, इस बिहार जीके की स्पेशल सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे बिहार जीके का पार्ट 4 के बारे में। जो लोग भी यहाँ पे पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आपको बता दूं कि 3 पार्ट इससे पहले ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है और प्रत्येक पार्ट में प्रश्नों की संख्या है वो 100 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले कि यहाँ पर आपके 2000 क्वेश्चन बिहार जीके के कंप्लीट कराए जाएंगे और ये 2000 जो प्रश्न होंगे ये 100 करके 20 पार्ट में बटा होगा, यानी कि 20 पार्ट में आपको 100 करके प्रश्न दिया जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 2000 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बिहार जीके का वो यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस पूरे वीडियो को, इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को देखने का आदत बनाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आने वाले समय में आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बीपीएससी और बिहार एसआई का वैकेंसी अभी आया है, एग्जाम आने वाली है, तो इस लिहाज से बिहार जीके पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, आप सभी को पता है कि आप लोग काफ़ी समय से बिहार जीके पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप इसे एग्जाम के तौर पे भी ले सकते हैं। जो ये मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ 2000 प्रश्नों का, आप चाहें तो इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पे लीजिए और सभी प्रश्नों को काउंट कीजिए। और इस वीडियो में जो 100 प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आप 100 में से कितने प्रश्नों को सही सही सॉल्व कर पाते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मैं ये जान पाऊंगा कि आप कितने प्रश्नों को यहाँ पे सही सही सॉल्व किए हैं और आपको भी ये अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है बिहार जीके के पक्ष में। तो इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ पे 301 नंबर प्रश्न पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है, तो 1 से लेकर 300 तक प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का बिहार जीके का, आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं 301 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो देखिए, पटना लॉन का जो गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था ये भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, दूसरा प्रश्न। और हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को अपने साम्राज्य में सर्वप्रथम मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो 302 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है अकबर। अकबर जो था एक ये निरंकुश शासक था। इसके शासनकाल में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 300, यहाँ पे एक्चुअली में 303 होना चाहिए, गलती से 304 लिखा गया। ये 303 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के, यहाँ पे भोजपुर होना चाहिए, चलिए माफी चाहते हैं। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी ढावा, बिहटा, बक्सर, ये तीनों जगह था। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं ये 3 प्रश्न थोड़ा जल्दी में कर दिया। अब यहाँ से मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ समय दिया जाए ताकि आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएं। तो 304 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? मैं यहाँ पे प्रश्न को पढ़ूंगा और आपको लगभग 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप अपना आंसर बता सकते हैं और प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट पे जरूर कीजिएगा। तो मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो देखिए, 304 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 1733 में बिहार को बंगाल सूबे का अंग माना गया था। तो राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी अगर सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 305 नंबर प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो देखिए, यहाँ पे अकबर के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1575 में इन्होंने मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जॉन मार्शल ने बिहार का जो यात्रा किया था ये 1670-71 के आसपास किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कुछ यहाँ पे और भी यात्री के बारे में होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो पीटर मुंडी ने जो बिहार की यात्रा किया था ये किया था 1632 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है ये है, रॉल्फ फिंच ने बिहार की यात्रा कब की थी? रॉल्फ फिंच, तो रॉल्फ फिंच ने बिहार की जो यात्रा किया था इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1587। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जान लीजिए इसका जो राइट आंसर है ये 1587 है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉन मार्शल और फिर उसके बाद बताया था पीटर मुंडी और उसके बाद रॉल्फ फिंच, तो ये तीनों में से अगर पूछ लिया जाए कि ये तीनों में से बिहार की यात्रा सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप ध्यान रखिएगा रॉल्फ फिंच ने 1587 में सबसे पहले इन तीनों की अगर बात करेगा तो 1587 में रॉल्फ फिंच ने बिहार का यात्रा किया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम था? निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में से प्रथम था? तो 309 नंबर प्रश्न जो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अब्दुल लतीफ़। तो अब्दुल लतीफ़ यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब्दुल लतीफ़ मध्यकाल में बिहार आने वाला प्रथम यात्रियों में से प्रथम था। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? मध्यकाल में जितने भी ईरानी यात्री बिहार आए थे उनमें से कौन धर्माचार्य था? तो देखिए 310 नंबर प्रश्न ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बिहार दरोगा और बीपीएससी के दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मुल्ला बहाबानी, जो कि एक ईरान का यात्री था और एक धर्माचार्य था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें। जब आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम से अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, आप भी बिहार जीके के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1619-20 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? 1619-20 के आसपास में तो किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 311 का ये हो जाएगा मोहम्मद सादिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद सादिक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 312 नंबर प्रश्न, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का मैं आंसर बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, तो आज के इस वीडियो का प्रश्न ये है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? यहाँ पे एक हिंट है कि ये उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे ये दोनों या तो ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी, तो आपको बताना है कमेंट करके इनमें से कौन ऐसा दो नाम है या फिर ये तीनों नाम है। आप कमेंट करके बताइए कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो आगे बढ़ते हैं हम सीधे 313 नंबर प्रश्न पे। यह प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो किया गया था ये सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। अब ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ की नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? देखिए राजेंद्र प्रसाद जब भारत के राष्ट्रपति बने थे, हालांकि ये प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति थे, तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। तो राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। मैंने आपको कई बार बताया है कि महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रश्न ये है कि जो जीरादेई ग्राम है जो सिवान जिले में जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, उस ग्राम को अपने शब्दों में महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहा था। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति ये जो हुआ था ये राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 315 का, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति हुई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 316 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न है 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1946 में जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें 152 स्थानों में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 98 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था बिहारी छात्र परिषद का गठन। अब उसके बाद हमारा 318 नंबर प्रश्न है, बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये फरवरी 1923। आप देख लीजिए यहाँ पे फरवरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कब आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बिहार में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 320 नंबर प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस आंदोलन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी?
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये प्रश्न सबसे पहले जान लीजिए कि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मोतिहारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 321 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था ये हुआ था मार्च 1929 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 322 नंबर प्रश्न। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए थे? ये प्रश्न है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो 322 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 324 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो 324 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा शाहाबाद। ये आरा जिला के हिस्से में है अभी वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा शाहाबाद। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये होगा हुंकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हुंकार। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्रिका हुंकार नाम से प्रचलित था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो 326 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पटना। पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, बाबू जगजीवन राम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो 328 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किनका अवतार मानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा धरती अब्बा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा धरती अब्बा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 329 नंबर प्रश्न। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह कथन किसने कहा था? तो 329 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा वीर कुंवर। इन्हीं का यह कथन है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड घटना कब घटी? बिहार में तारापुर गोलीकांड घटना कब घटी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो 330 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा 15 फरवरी 1932। 15 फरवरी 1932 में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तारापुर में गोलीकांड हुआ था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 331 नंबर प्रश्न। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार, तो इसका राइट आंसर होगा दरिया खां नोहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा दरिया खां नोहानी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, ये बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इसे प्राप्त है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेनानायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी? मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेनानायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मानसिंह, राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 334 नंबर प्रश्न। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो 334 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा तारीखे दाऊदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा तारीखे दाऊदी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा 335 नंबर प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? यह है प्रश्न। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, यह है प्रश्न। तो आप सभी को पता है ये प्रश्न काफी इजी प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा मीर कासिम। उसके बाद अगला प्रश्न है 336 नंबर प्रश्न, मुकर्रब खां को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? मुकर्रब खां को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था?
तो ये 1618 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किए गए थे। जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था उज्जैनीय शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था, यह है प्रश्न। तो ये आए थे 1234। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? तो सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा राजा जंगलों में भागा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 339 का ये हो जाएगा जगदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जगदेव। ये उज्जैन के शासक थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था? किस चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था? तो 340 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घुघेलिया। ऑप्शन नंबर ए घुघेलिया। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था? तो इसका राइट आंसर होगा घुघेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? प्रश्न है, कर्नाट वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? तो 341 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कर्नाटक के नरसिंह देव शासक जो थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध लड़ने में सहायता प्रदान की थी। नरसिंह देव, आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 343 नंबर प्रश्न, किस शासन ने एक्चुअली में यहाँ पे किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 343 का ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इल्तुतमिश है, इसका करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश के ही पुत्री थे रजिया सुल्तान, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रश्न को आप इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 344 नंबर प्रश्न, किस वर्ष तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? किस वर्ष तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो देखिए ये प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 344 का, तो ये होगा 1394, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1394 में ये बिहार का शासन ख्वाजा जहां के हाथों में सौंपा गया था सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 345 नंबर प्रश्न, बल्लाल सैन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सैनों के प्रचार का साक्ष्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 345 का, ये हो जाएगा सनोखर अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बल्लाल सैन का सनोखर अभिलेख जो है ये पूर्वी बिहार में सैनों का प्रचार का साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 346 नंबर प्रश्न, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दिया था? तो 346 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा महेश ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महेश ठाकुर। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 347 नंबर प्रश्न, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? ये हमारा प्रश्न है। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो देखिए यहाँ पर 347 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सासाराम के। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक कौन था? बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक कौन था?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह नूहानी। मोहम्मद शाह नूहानी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार में नूहानी राज्य का संस्थापक था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? 349 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा तुगलक काल में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 350 नंबर प्रश्न, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था? 350 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है इसका जो राइट आंसर है ये है याना नतून को इन्होंने अपना ये स्थापित प्रभुत्व जो था इनके हाथों में दे दिया था, शासन पूरी तरह से याना नतून को दे दिया था। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पे तुर्क गतिविधि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जानकारी का जो स्रोत है तुर्क गतिविधि के बारे में ये है तबकाते नासिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तबकाते नासिरी से तुर्क गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो सिकंदर लोदी ने 1495-96 में जो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था ये दरिया खान नूहानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, दरिया खान नूहानी। चलिए अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? 353 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा तारीख दाऊदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तारीख दाऊदी। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो 354 नंबर प्रश्न, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो 355 नंबर प्रश्न है, शेरशाह द्वारा इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया गया था? तो देखिए देश की भूमि का सर्वेक्षण इसके द्वारा किया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड इसके द्वारा बनवाया गया था, और फिर अगला जो है इबादत खाना का निर्माण ये इसके द्वारा नहीं किया गया था। और फिर नेक्स्ट है, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शेरशाह के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया था, यानी कि इबादत खाना का निर्माण इसके द्वारा नहीं किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 356 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? बिहार के प्रसिद्ध शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 356 का ये हमारा हो जाएगा 356 का राइट आंसर फिरोज तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस सुल्तान ने भेंट किया था? तो ये फिरोज तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं 357 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है, बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया, ये बताना है आपको इसका मकबरा कहाँ पर है। तो देखिए ये 357 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ में इसका मकबरा है। और फिर इसके अलावा एक और प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का मकबरा भी यहीं पे बिहार शरीफ में ही है। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी का भी मकबरा बिहार शरीफ में है और इब्राहिम का या फिर मलिक बयां का मकबरा ये भी बिहार शरीफ में है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 358 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। जैनुद्दीन हैबत जंग का हत्या किया गया था अफगानों के द्वारा बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 359 नंबर प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो 359 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इब्ने बख्तियार खिलजी, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फिर दोस्तों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 360 नंबर प्रश्न, मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां बिहार का प्रशासनिक किस काल में था? तो देखिए ये जो बिहार का प्रशासनिक था ये तुगलक काल में था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का जो मकबरा है ये बिहार शरीफ में है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था, इस चैनल के माध्यम से मॉक टेस्ट लाया जाता, तो ये केवल 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा था। ये अब तक का सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज था जो आप लोगों ने दिया। इसमें लगभग 400 से अधिक लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं और ये निरंतर ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर आप इनसे नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारी दी गई है, आप जाके वहाँ पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये सजेशन चाहिए कि बिहार एसआई की जो भी वैकेंसी आई है बिहार एसआई की, इसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट का डिमांड कर रहे थे कि सर जिस प्रकार बीपीएससी का मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसी प्रकार इसका भी मॉक टेस्ट का व्यवस्था कीजिए और इसका भी मॉक टेस्ट लीजिए। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना कि जी सर मॉक टेस्ट, सिर्फ आप वहाँ पर लिख दीजिएगा जी एसआई बिहार एसआई मॉक टेस्ट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मॉक टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इस पर जल्द ही काम स्टार्ट कर दूंगा और आपको 5 दिन के अंदर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। बस आप सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि इसका मॉक टेस्ट लाया जाए या फिर नहीं। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 361 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता था? मुगल सम्राट अकबर ने पटना नगर किससे जीता था? तो 361 नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा दाऊद खां। ऑप्शन नंबर ए दाऊद खां करारानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह ने कराया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 363 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा बहादुर शाह प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो ये जो बताया गया था ये टैवर्नियो के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन्होंने कहा कि पटना जो है ये मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, ये टैवर्नियो ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 365 नंबर प्रश्न, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो 365 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा मिर्जा अजीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मिर्जा अजीज कोकल तास, ऑप्शन नंबर बी ये मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था। अब उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इब्राहिम खां कांकर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? शेरशाह द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया गया था? तो देखिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो 367 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त शबी। तो जब्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था और फिर उसके बाद सिकंदरी गज एवं संकी डंडी का प्रयोग किया गया था और फिर रुपया का प्रचलन भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न में 368 नंबर प्रश्न यह है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था? अंग्रेजों की पटना में जो फैक्ट्री थी उसका प्रधान जॉब चारनाक कब बनाया गया था? 368 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 1664 में। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 369 नंबर प्रश्न, यह है पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है जिन्होंने 1124 से 1188 के बीच शासन किया था? तो पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है जिन्होंने 1124 से 1188 के बीच शासन किया था?
तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गहड़वाल वंश, इसी के बारे में प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गहड़वाल वंश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 370 नंबर प्रश्न, बख्तियार खिलजी के शव कहाँ पर दफनाया गया। ये प्रश्न मैं आपको, हालांकि ये प्रश्न आया नहीं लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो बख्तियार खिलजी का जो शव है ये बिहार शरीफ में दफनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बिहार शरीफ में। अब उसके बाद जो प्रश्न है हमारा 371 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, यानी कि बोध गया से भी संबंध था, राजगीर और वैशाली से भी था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि ये निरंजना नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनारा में इसकी मृत्यु हुई थी, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम परिवर्तन दिया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 373 नंबर प्रश्न है गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। तो 373 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चंपारण। ये गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह था, जो कि 1917 में, आप ध्यान रखिएगा 1917 में ये आंदोलन चला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 374 नंबर प्रश्न है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 374 नंबर प्रश्न, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो श्रीमती राम प्यारी, इसका श्रीमती राम प्यारी देवी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न 375 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। तो 375 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये पटना लाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ये पटना लाए गए थे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 376 नंबर प्रश्न, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे निम्न में से। तो 376 नंबर प्रश्न को जब आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की थी। 12 दिसंबर 1911 को। तो 377 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा जॉर्ज पंचम। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से इसे पढ़िए। प्रश्न है 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की थी। तो ये जॉर्ज पंचम के द्वारा ये घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था। 378 नंबर प्रश्न, बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था ये चंपारण और सारण से हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चंपारण और सारण से इसकी शुरुआत हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन हुआ था। अगर आप में से किसी को पता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं तो डिटेल में भी जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 381 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ। तो 381 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, ये चंपारण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़िए। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, ये किसने किया था, यह अध्यक्षता, ये है प्रश्न। तो 382 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सर अली इमाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सर अली इमाम के द्वारा ये सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया था 1928 में। अब उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है 383 नंबर प्रश्न, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था।
ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया था ये 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार पटना होम रूल लीग के किस नेता के द्वारा रखा गया था? तो 384 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है राय पूरन चंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राय पूरन चंद। उसके बाद अगला प्रश्न है, हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? 385 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा शमी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि शमी। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 386 नंबर प्रश्न, पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ये अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो देखिए 387 नंबर प्रश्न जो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था, अशोक राजपथ में पीएमसीएच के पास। पटना मेडिकल कॉलेज साइंस एंड हॉस्पिटल जो है वहीं पे ये यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया हॉल है, इसी के बगल में, वहीं पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी 1934 में। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है 388 नंबर प्रश्न, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था? 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से कौन से बिहार के नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो देखिए यहाँ पर जो 388 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है मजहरुल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है मजहरुल हक। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में कौन थे? प्रश्न है निम्नलिखित में बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में कौन थे? तो देखिए 389 नंबर प्रश्न जो है ये इसका जो राइट आंसर है ये उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में से अनुग्रह सिन्हा, सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, ये तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी ये कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 390 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी ये 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसी वर्ष 1934 में ही बिहार में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस जिला से नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ये मुंगेर जिला से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मुंगेर जिला से नेतृत्व किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। 392 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 392 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ये गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, गया में 1922 का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 393 नंबर प्रश्न है, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? 393 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1908 में ये प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न 394 नंबर प्रश्न, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो 394 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान मुठिया प्रथा चालू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनाज, एक मुट्ठी अनाज यहाँ पे देने की प्रथा थी, तो इस बात के बारे में जान लीजिए आप। उसके बाद अगला प्रश्न है 395 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? 38वां अधिवेशन 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो 395 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा गया। ऑप्शन नंबर सी ये गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गया के कांग्रेस अधिवेशन जो कि ये जो अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, और ये इस अधिवेशन की सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? इस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था, प्रमुख मुद्दा क्या था? तो 396 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हमारा हो जाएगा विधान परिषद में प्रवेश, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 397 नंबर प्रश्न पे। 1923 के चुनाव में बिहार में राजस्व पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? राजस्व पार्टी नहीं बल्कि स्वराज पार्टी, मैंने यहाँ गलती से राजस्व पढ़ा। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 397 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 10 सीटें विधान परिषद में प्राप्त किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 398 नंबर प्रश्न। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 398 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा फरवरी 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 399 है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, श्री नारायण प्रसाद स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे बिहार में। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 400 नंबर प्रश्न। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 400 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नवाब सरफराज हुसैन खां। इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर 301 से लेकर 400 तक जो प्रश्न थे, कुल यहाँ प्रश्नों की संख्या थी 100 प्रश्नों में से आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को हल किया है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसका PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, तो ये मिनिमम कीमत में रखा गया है, आपसे परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा जो भी हमारे फ्री PDF है आप उसका लाभ जरूर उठाएं। टेलीग्राम पे आपको सभी PDF वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हमारा अगला पार्ट जल्द आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।